हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ मैं अनम भाटी, आपकी बायोलॉजी मेंटर। अगर आपने अभी तक सक्सेस प्लस एकेडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, क्योंकि जल्द ही इस पर नीट यूजी के लिए 2023-2024 के लिए कोर्स लॉन्च होने वाला है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल। हम रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए ये क्लियर करते चलेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है, इसके डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं और डिफरेंट फेजेस को क्या अलग अलग नाम क्यों दिए हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो फीमेल्स में रन होती है एक पर्टिकुलर एज के बीच में, जिसको हम मेनार्की टू मीनोपोज बोलते हैं। हमें यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि मेनार्की क्या है और मीनोपोज क्या है। जो मेनार्की है वो 11 से 12 ईयर में होता है, 11 से 12 ईयर्स में। जो मीनोपोज है वो 45 टू 50 की एज में होता है, 50 ईयर्स में। जो मेनार्की है यानी कि 8 प्यूबर्टी पर जब फीमेल की एज होगी 11 से 12 साल, तब उसे रिप्रोडक्टिव साइकिल उसके अंदर रन करना स्टार्ट हो जाएगी। मेनोपॉज कब होगा? 45 से 50 साल की उम्र में, यानी कि यहाँ पर आकर के रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक ड्यूरेशन दे रखा है, रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक ड्यूरेशन दिया है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है 28 ± 2 डेज़। 28 ± 2 डेज़ या आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि इस पर हार्मोनल इफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है। 24 से 35 डेज़ की भी साइकिल हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल पे काम करते हैं, कैसे वो उसको स्टिमुलेट करते हैं, कैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल के अंदर रन करती है, मेनार्की कैसे होता है, मीनोपॉज कैसे होता है, इसकी डिफरेंट फेजेस कैसे स्टार्ट होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल में 2 तरह के इवेंट्स होते हैं। जो ओवरी में होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको हम ओवेरियन इवेंट्स बोलेंगे, ओवेरियन साइकिल बोलेंगे, ओवेरियन साइकिल। और जो यूट्रस में होते हैं उसको हम यूट्राइन साइकिल बोलेंगे। यूट्राइन साइकिल, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। जो ओवरी है उसके अंदर 3 फेजेस होते हैं और जो यूट्राइन साइकिल है उसके अंदर भी 3 फेजेस होते हैं। अब पहले हम ओवेरियन साइकिल की यहाँ पे बात करते हैं। जो ओवेरियन साइकिल है उसके अंदर 3 फेज होते हैं। वो कैसे हो रहे हैं, उसमें कौन सा फेज़ है? फर्स्ट फेज़ है उसमें फॉलिक्यूलर फेज़, फॉलिक्यूलर फेज़। सेकेंड फेज़ है ओव्यूलेशन फेज़। थर्ड फेज़ है लूटियल फेज़। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ओवरी के अंदर ये तीनों फेजेस हो कैसे रहे हैं। ये हमारी ओवरी है, इसके अंदर ये प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंजेस हो जाएगा। फॉलिकल बिकम मैच्योर, फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। इस फॉलिकल्स के मैच्योर होने को हमने क्या बोला है? यहाँ से यहाँ तक का जिसमें फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं वो है फॉलिक्यूलर फेज़। उसके बाद में यहाँ पे ये हमारा बनेगा ग्रेफियन फॉलिकल। जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा और उसमें से सेकेंडरी oocyte निकलेगा। तो सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ होने को हमने क्या बोला है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद में जो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बचा है ग्रेफियन फॉलिकल का, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में। एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम। अभी कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ल्यूटियल फेज़। तो ये है ओवेरियन साइकिल की फेजेस, जिसके अंदर ये तीनों इवेंट्स हमने देखे। फॉलिकुलर इवेंट होता है, ओव्यूलेशन इवेंट होता है, ल्यूटियल इवेंट होता है। साथ ही इसके साथ हम देखते हैं यहाँ पे पैरेलल ही यूट्राइन वॉल में भी इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब कि चेंजेस हो रहे हैं। यूट्रस में भी चेंजेस देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अब इसमें मेंस्ट्रुएशन फेज़ हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज़ हो रहा है, सीक्रेटरी फेज़ हो रहा है। ये कैसे हो रहा है यूट्रस के अंदर? यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली वॉल है, यूट्रस के अंदर वाली वॉल को हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम का टूटना, जब एंडोमीट्रियम टूट जाएगी, उसका स्लश्ड आउट हो जाएगा वेजाइना से, उस फेज़ को हमने कहा है मेंस्ट्रुएशन फेज़। कौन सा फेज़ है वो? मेंस्ट्रुएशन फेज़। इसके बाद क्या होगा? एंडोमीट्रियम तो टूट चुकी है, अब एंडोमीट्रियम को दोबारा बनाना है। एंडोमीट्रियम को दोबारा बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़।
यहाँ पे यूट्रस की वॉल में फिर से एंडोमेट्रियम बन रही है। एंडोमेट्रियम इस तरह से वापस से बन रही है, उसको हमने बोला है प्रोलिफरेटिव फेज। अब क्या होगा इसमें, अब ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होगा। ये यूट्राइन वॉल है जिस पे प्रोलिफरेशन हो चुका है, वापस से एंडोमेट्रियम बन चुकी है। अब इस पे ग्लैंड्स का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लैंड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ग्लैंड्स क्या करेगी, यूट्राइन मिल्क सीक्रेट करेगी, इसको ग्लैंड्यूलर बनाएगी। इस फेज़ को हम बोलते हैं सीक्रेटरी फेज़। तो बेटा ये दोनों फेजेस जो यूट्राइन इवेंट्स हैं और जो ओवेरियन इवेंट्स है, ये दोनों एक साथ पैरेलल रन करते हैं पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में। अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से उस चीज़ का क्लियर हो जाए कि ये कैसे क्या हो रहा है, कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है और कैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल काम कर रही है। तो ये हमारी साइकिल है जिसको हमने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ओवेरियन इवेंट्स चल रहे हैं, यहाँ पे यूट्राइन इवेंट्स चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ओवरी में, पहले हम ओवरी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ये मैच्योर फॉलिकल्स बन रहा है। यहाँ पे आकर के ये मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कौन सी फेज़ है, फॉलिक्यूलर फेज़। ये फॉलिक्यूलर फेज़ है। ये हो गई हमारी फेज़ नंबर 1, ये फॉलिक्यूलर फेज़ हो गई। अब जब ओव्यूलेशन हो रहा है, यहाँ पे ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte जैसे ही रिलीज़ हो रहा है, इसको हम यहाँ पे ओव्यूलेशन बोल रहे हैं। ये हो गई हमारी सेकेंड फेज़, ओव्यूलेशन, और ये हमारी सेकेंड फेज़। ओव्यूलेशन होने के बाद में जो ग्रेफेन फॉलिकल बचा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये रहा, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सी फेज़ है हमारी, इसमें कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, ये थर्ड फेज़ है, ल्यूटियल फेज़। यहाँ पे हमारी ल्यूटियल फेज़ चल रही है। फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, FSH हार्मोन। FSH क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। वही फॉलिकल के ग्रोथ को बढ़ाएगा, वही उनको स्टिमुलेट करेगा, मैच्योर होने के लिए स्टिमुलेट करेगा। इस फेज़ को हम फॉलिकुलर फेज़ बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज़ किस वजह से हो रही है, FSH की वजह से हो रही है। ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, LH। LH कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस इवेंट को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये तो हमें समझ आ गया कि ओवरी में इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि फॉलिकल्स क्या करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, फॉलिकल्स जो हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन को वो रिलीज़ करते हैं। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करता है। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर एस्ट्रोजन को है फॉलिकल भी रिलीज़ कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम भी रिलीज़ कर रहा है। दोनों साइड से एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है, पहले वाली फेज़ में भी हो रहा है, बाद वाली फेज़ में भी हो रहा है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन को सिर्फ यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम ही रिलीज़ करता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब यहाँ साथ ही यूट्राइन इवेंट्स भी चल रहे हैं। इसमें देखो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़। यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होने को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़। अब ईस्ट्रोजन का लेवल और बढ़ जाएगा। ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा वो प्रोलिफरेशन करेगा, ये प्रोलिफरेटिव फेज़ हो जाएगी। यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है। 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों के दोनों क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इसको मेंटेन करने का काम करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, मोर सीक्रीटरी बनाएगा, इसके अंदर ग्लैंड्स बना देगा। यहाँ पे सिक्रीशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्राइन मिल्क स्टार्ट हो जाएगा, यूट्राइन मिल्क सीक्रेट हो जाएगा। तो हमने इस पूरी साइकिल में ये देखा कि पूरी साइकिल एक दूसरे से कोरिलेट करती है। जो हार्मोन्स पिट्यूटरी से निकल रहे हैं वो भी यहाँ पर ज़रूरी हैं, क्योंकि वही मैच्योर फॉलिकल बनाने में हेल्प कर रहे हैं। मैच्योर फॉलिकल से और कॉर्पस ल्यूटियम से जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं वो एंडोमेट्रियम को सीक्रेटरी बनाने में, उसका प्रोलिफरेशन करने में और मेंस्ट्रुएशन करवाने में इन हार्मोन्स का रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इसकी सारी फेजेस को एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलेंगे।
प्री मेंस्ट्रुएशन फेज़, प्री मेंस्ट्रुएशन फेज़ क्या होता है, इसके अंदर प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स जो है वो फीमेल्स में देखे जाते हैं। फीमेल्स खुद उन सिम्टम्स को पहले फील करती है। यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स बताए, इंक्लूडिंग मूड स्विंग्स, टेंडरनेस और ब्रेस्ट, फूड क्रेविंग्स होती है, फटीग, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन हो जाता है। ये फीमेल जो है वो कब फील करेगी, 3 से 4 डेज़ बिफोर, 3 to 4 डेज़ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये हो गया प्री मेंस्ट्रुएशन फेज़। मेंस्ट्रुएशन फेज़, मेंस्ट्रुएशन फेज़ 1 to 5 डेज़ का होता है। इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रही है। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम कब हो रही है, जब डीजनरेशन हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डिक्रीज होगा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हुई ब्लीडिंग, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ब्लीडिंग करवाने के लिए। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। साथ ही इनहिबिन जो निकलता है, इनहिबिन निकलता है एफएसएच को रोकने के लिए, उसका भी लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी सारा ब्लड और जो टूटी हुई हमारी एंडोमेट्रियम है वो स्लज्ड आउट होगी थ्रू आउट द वेजाइना। ब्लड लॉस कितना होगा, 50 to 150 ml, 150 ml। फॉलिकुलर फेज़ देखते हैं। फॉलिकुलर फेज़ को प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। हमने पीछे देखा यहाँ पे फॉलिकल्स बन रहे हैं, वो मैच्योर होने के बाद में ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगा। प्रोलिफरेटिव फेज़ इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोलिफरेशन भी हो रहा है एंडोमेट्रियम का। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफएसएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। फॉलिकल कौन से हार्मोन्स रिलीज करेगा, इनहिबिन और ईस्ट्रोजन। इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सीक्रेशन ऑफ एफएसएच को, और एस्ट्रोजन क्या करेगा, हेल्प्स इन रैपिड थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट करवा रहा है वह एफएसएच करवा रहा है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आया है। ओवरी में जितने भी छोटे छोटे फॉलिकल्स थे वो हमने देखे थे, उनको मैच्योर करवा रहा है। कौन करवाएगा, मैच्योर होने के लिए उनको स्टिमुलेशन कौन दे रहा है, एफएसएच दे रहा है। एफएसएच की वजह से कुछ फॉलिकल्स जो होंगे वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, डेवलपिंग फेज़ में आ जाएंगे। डेवलपिंग फेज़ में आने के बाद में इनमें से जो एक फॉलिकल होगा वो ओवर ग्रोथ करेगा, वो मैच्योर होगा, फुल्ली मैच्योर हो जाएगा। फिर फॉलिकल्स ने हार्मोन्स रिलीज़ कर दिए, इनहिबिन और ईस्ट्रोजन का रिलीज़ किया है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि एक ही फॉलिकल क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एफएसएच अगर बढ़ता रहेगा तो वो धीरे धीरे सारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता रहेगा कि तुम भी जाओ भाई, तुम भी मैच्योर हो जाओ, तुम भी मैच्योर फॉलिकल बनो। तो इस तरह से तो सारे फॉलिकल्स डेवलप हो जाए। स्पर्म्स तो फीमेल के अंदर मिलियंस एंटर करते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फॉलिकल होगा तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाएगा, लेकिन नेचर ऐसा चाहती नहीं है, नेचर चाहती कि ऐसा ना हो, क्योंकि एम्ब्रियो की भी कोई लिमिट है, यूट्रस की भी, मदर के यूट्रस की भी कोई लिमिट बनाई गई है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकते। इसलिए उसको रोकने के लिए इनहिबिन आता है, इनहिबिन का सीक्रेशन जाएगा। इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, वहाँ जाकर के ये बोलेगा कि भाई अब एफएसएच का जो लेवल है उसको बंद कर दो, इसको रिलीज़ मत करो, क्योंकि हमें जो फॉलिकल मिलना था वो मिल चुका है। तो वहाँ से इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ, इनहिबिन की वजह से। ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, हेल्प्स इन रैपिड थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ओव्यूलेशन डे आ गया, ओव्यूलेशन होगा 14th डे पर, ये आगे पीछे भी हो सकता है। ये साइक्लिक डे पे डिपेंड करता है कि ये 14th डे पर होगा या नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि 14 डे पर होता है, तो हम इसे पढ़ेंगे ये कैसे हो रहा है। ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, अब ईस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। ईस्ट्रोजन सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजा उसने, फिर वो एक स्टिमुलेशन भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजा। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज़ करेगा। जीएनआरएच क्या है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन,
और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है हमारा उसको सीक्रेट करेगी। अब GnRH वापस से एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा, इसको बोलेगा भाई तुम भी हार्मोन रिलीज़ करो, ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोबारा से यहाँ पे LH और FSH को रिलीज़ करेगा, LH और FSH। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, LH का सीक्रेशन ज़्यादा हो गया तो LH का तो पीक आ गया। ऐसा नहीं है कि FSH का पीक नहीं आएगा, FSH का भी पीक है, लेकिन LH का ज़्यादा है क्योंकि उसका स्टिमुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, ओव्यूलेशन के लिए। हमें किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ओव्यूलेशन कराने के लिए, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ओव्यूलेशन फेज़ में, ओव्यूलेशन करवाने के लिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, LH को रिलीज़ होने के बाद में, LH का पीक आने के 9 घंटे बाद में यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। कितने घंटे बाद में होगा, 9 आवर्स बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, ल्यूटियल फेज़ है, ल्यूटियल फेज़ को ही हम सीक्रेटरी फेज़ भी बोलते हैं, यही हमारी सीक्रेटरी फेज़ है। अब इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा। कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट कौन कराता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, LH रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कैसा एक्ट करेगा, एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या, अंदर हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। कौन से हार्मोन रिलीज़ करेगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करेगा। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, इट बिकम्स मोर सीक्रेटरी एंड रिलीज यूट्राइन मिल्क, और ज़्यादा ग्लैंडुलर हो जाएगी और ज़्यादा थिक हो जाएगी और साथ में यूट्राइन मिल्क को रिलीज़ करेगी। एंडोमेट्रियम की फर्दर थिकनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फर्दर थिकनिंग, इस पे क्वेश्चन आता है, फर्दर थिकनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होगा, जैसे ही LH का लेवल डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होते ही कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम डीजनरेट, ये डीजनरेट हो गया। डीजनरेट होते ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हुआ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, कॉर्पस ल्यूटियम से ही तो हार्मोन निकल रहा था हमारा प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो, और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी फिर से। ये NCERT का डायग्राम है, यहाँ पे यूट्राइन इवेंट्स हैं हमारे, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फेजेस हैं, दिख रहे हैं आपको। मेंस्ट्रुएशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 to 5 डेज़ का होता है, उसके बाद में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगी, ल्यूटियल फेज है, फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिंस का बताया है। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसका बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम उसका पीक रहेगा, दोनों टाइम बिफोर और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन दोनों टाइम उसका पीक रहेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का पीक सिर्फ ल्यूटियल फेज के टाइम पे होगा। जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो LH FSH दोनों डिक्लाइन में चल रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों चल रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई भी हार्मोन रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ओव्यूलेशन वाला डे आता है, 14th डे, मिड ऑफ द साइकिल, यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, LH का लेवल बढ़ेगा, FSH का भी बढ़ेगा, LH का लेवल पीक पे होगा, तभी क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, LH। तो ये था रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक ओवरव्यू। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सक्सेस प्लस एकेडमी के ऐप पर कोर्स लॉन्च होने वाला है, वहाँ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, PYQs और ढेर सारा स्टडी मटेरियल्स मिलेगा। सक्सेस प्लस एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं सिर्फ डिमांडिंग टॉपिक्स की ही करवाऊँगी, इसलिए वीडियो पूरा देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। थैंक यू।